हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? मजे में हैं आप लोग? सेक्शन 28 ही कंटिन्यू कर रहे हैं, चार्जिंग सेक्शन, और आज खत्म कर लेंगे सेक्शन 28 को। चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कि इस हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। तो बहुत सारी इनकम तो आपने देख ली कि कौन कौन सी टैक्सेबल होती है। अब आप देखने जा रहे हैं अगला पॉइंट। आइए, पॉइंट नंबर 10, any sum received or receivable in cash or kind on account of any capital asset। आपको कैपिटल एसेट की वजह से कुछ पैसा मिला है कैश में, काइंड में, अदर देन लैंड और गुडविल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तीन चीजों को छोड़ के कह रहा है, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अलावा किसी कैपिटल एसेट से पैसा आया। लैंड यू अंडरस्टैंड, गुडविल यू अंडरस्टैंड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब, ठीक है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इट्स टॉकिंग अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कि आपके पास कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट का मतलब ही होता है आपकी प्रॉपर्टी है। तो लैंड, गुडविल या आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो है, इनके अलावा कोई पैसा आता है ऑन बीइंग डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, डिस्कार्डेड और ट्रांसफर्ड। आप कोई कैपिटल एसेट को डिमोलिश कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डिस्कार्ड कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब एज एन स्क्रैप आप हटा रहे हो, उसे बेच रहे हो। If the whole of the expenditure on such capital asset has been allowed as deduction under section 35AD, अगर उसका पूरा का पूरा खर्चा सेक्शन 35AD में आपको अलाउ हुआ था, तो पहले तो आपको समझना होगा ये सेक्शन 35AD क्या है। सेक्शन 35AD इज स्पेसिफाइड बिजनेस। व्हाट इज स्पेसिफाइड बिजनेस? वो बिजनेसेस जिसकी हमारे देश को जरूरत है। ऐसे बड़े सारे बिजनेसेस हैं जो गवर्नमेंट को लगता है कि ये बिजनेस को ग्रो कराना टू द नेक्स्ट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। जैसे मैं आपको बताऊं कि 1994 तक हमारे देश में सिर्फ एक ही टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, एंड दैट वाज बीएसएनएल, राइट। दिसंबर 1995 में पहली कंपनी आती है, एक और कंपनी आती है जिसने टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस किया, मतलब कोई प्राइवेट प्लेयर आता है टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में, एंड दैट वाज भारती। सुनील मित्तल जी की कंपनी भारती, जिसको आज आप एयरटेल के नाम से जानते हैं। आज देखिए, गवर्नमेंट ने यहां पे ना टैक्स बेनिफिट दिया था टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के लिए। आज इसकी वजह से आप देखिए ना, देश में टेलीकम्युनिकेशन कितना अप्रोचेबल हो गया, कितना सस्ता हो गया, अफोर्डेबल हो गया। एक जमाना था जिस समय भारती ने स्टार्ट किया था, एक इनकमिंग कॉल का 28 रुपए पर मिनट जाता था और शायद आउटगोइंग कॉल का 38 रुपए पर मिनट होता था। आज तो आप 38-40 रुपए का महीने का पैक भरवा के मजा लेते रहते हो, राइट। कहां से कहां पहुंच गया टेलीकम्युनिकेशन। आई एम टॉकिंग ऑफ द ईयर 1995, जब इस तरीके के रेट्स होते थे। तो गवर्नमेंट जब बेनिफिट देती है तो बिजनेसेस बहुत ग्रो कर जाते हैं। देखिए, मैंने बेसिक क्लासेस में ये सब बताया है आपको ऑलरेडी कि पेट्रोल डीजल की हमारे देश में आवश्यकता है। गवर्नमेंट क्या करती है, पेट्रोल डीजल एक्सट्रैक्शन वाली कंपनी को कुछ सालों के लिए टैक्स बेनिफिट दे दिया कि आपकी इनकम पे हम टैक्स नहीं लेंगे। हमने बताया था कि वीडियोकॉन जैसी कंपनी पेट्रोल डीजल का एक्सट्रैक्शन करने लग गई, ठीक है। पैकेजिंग बिजनेस की हमारे देश में आवश्यकता थी, रिलायंस पैकेजिंग में उतर जाती है। तो यही होता है। तो जब भी गवर्नमेंट कहती है ना कि हम टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन उस बिजनेस को करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन ग्रेजुअली ये बिजनेसमैन रियलाइज करते हैं कि सरकार तो बेवकूफ बना रही है टैक्स बेनिफिट देके, 10 साल 5 साल टैक्स नहीं लगेगा, ये बेवकूफ बना रही है। आइए समझते हैं कैसे। सुनील मित्तल जी ने दिसंबर 1995 में, दिसंबर 1995 में सुनील मित्तल जी ने भारती कंपनी स्टार्ट किया, जिसके एक साल पहले तकरीबन दिसंबर 1994 में उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस फी गवर्नमेंट को दी 3000 करोड़ रुपए। मतलब सरकार ने सिर्फ ये लाइसेंस देने का कि टेलीकम्युनिकेशन धंधा कोई कर सकता है देश में, क्योंकि उस समय एक ही कंपनी करती थी, बीएसएनएल, सरकारी कंपनी। तो सरकार ने ये लाइसेंस दिया कि तुम भी धंधा कर सकते हो, कोई प्राइवेट प्लेयर भी धंधा कर सकता है। उसके लिए सुनील मित्तल जी ने सरकार को कितना पैसा दिया था मालूम है? 3000 करोड़ रुपए, ठीक है। आई एम टॉकिंग वे बैक 1994। उसके बाद पूरे देश में उसने टावर लगाए,
ठीक है, कितना ह्यूज एक्सपेंडिचर हुआ होगा इस बिजनेस में, आप सोच पा रहे हैं। इन बिजनेसेस में इनिशियल ईयर में सिर्फ डेप्रीशिएशन, इतना ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है ना कि सिर्फ डेप्रीशिएशन इतना बड़ा होता है कि रेवेन्यू से ज्यादा होता है। प्रॉफिट से ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, रेवेन्यू से ज्यादा डेप्रीशिएशन होता है। जितना सेल आ रहा है ना उससे ज्यादा डेप्रीशिएशन है। सिर्फ 10-10 साल तक ऐसी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती है। और सरकार क्या बोलती है ये धंधा कीजिए, हम आपको 10 साल तक टैक्स नहीं लेंगे। तो बिजनेसमैन ने कहा यार ऐसे बड़े बिजनेसेस में तो 10-10 साल तक प्रॉफिट आता ही कहां है कि सरकार हमसे कह रही हम टैक्स नहीं लेंगे। अरे वैसे भी टैक्स नहीं देना था क्योंकि प्रॉफिट था कहां। तो सरकार बेवकूफ बना रही है हम लोग को, कहती है 10 साल तक टैक्स नहीं लेंगे, हम लोग धंधा करने निकल पड़ते हैं। तो फायदा तो वैसे हम लोग को कुछ मिला ही नहीं, वो इसलिए क्योंकि 10 साल तक वैसे ही प्रॉफिट नहीं था। फिर जब सरकार को, तब लोगों का इंटरेस्ट जब खत्म हो गया इस स्कीम से कि हम टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं फॉर 10 ईयर्स 5 ईयर्स, तो जब लोगों का इंटरेस्ट इस स्कीम से खत्म हो गया तो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम चालू की। गवर्नमेंट ने कहा कि 20 सालों में 10 साल टैक्स फ्री करा लो, 20 सालों में 10 साल टैक्स फ्री करा लो। तो बिजनेसमैन को लगा अब ये बात अच्छी है भाई, इनिशियल 10 सालों में घाटा होता है मोटा मोटी, तो 10 साल तक घाटा रहेगा, फिर तो 10 साल प्रॉफिट होगा ना, तो उस पर टैक्स बचेगा। चलो अच्छी बात है, हम ऐसा करेंगे, इनिशियल ईयर्स का कंसिडर नहीं करेंगे, बाद वाला कर लेंगे, क्योंकि 20 साल में कोई भी 10 साल हम ले सकते हैं। हालांकि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये सरकार ने बोला था कि जब शुरू करोगे तुम बेनिफिट लेना कि हमको टैक्स नहीं देना है, तो फिर कंटिन्यूअस 10 साल तक नहीं देना है। ये नहीं कि इस साल लॉस हो गया तो अब इस साल हम वो बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, फिर जब प्रॉफिट होगा तो हम कहेंगे इस साल हम बेनिफिट ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है। तो लोगों ने कहा ठीक है भाई, इनिशियल ईयर्स में नहीं लेंगे, बाद में ले लेंगे। लेकिन ग्रेजुअली लोगों ने रियलाइज किया कि ये भी सरकार ने बेवकूफ बना दिया। कैसे बना दिया? फर्स्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने कहा ठीक है भाई हमें लॉसेस होते हैं, नेक्स्ट 10 ईयर में हम लोग क्या ले लेंगे, एग्जेम्प्ट करा लेंगे, टैक्स फ्री करा लेंगे प्रॉफिट को, बेनिफिट ले लेंगे, ये वाला टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन बाद में लोगों ने रियलाइज किया कि देखिए फायदा तो यहां भी नहीं हो रहा है, इनिशियल ईयर्स में लॉसेस होते हैं, और आपको पता है लॉसेस जो होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, वो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, यानी आने वाले ईयर्स के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाते हैं। तो बिजनेसमैन ने कहा कि भाई लॉसेस अगर होंगे तो वो आगे चल के कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, आगे वाले प्रॉफिट को वो खत्म कर देगा, वो नील कर देगा, तो वैसे भी मेरा प्रॉफिट बनेगा ही नहीं, तो टैक्स तो वैसे भी नहीं लगेगा, तो कोई सरकार फायदा तो दे नहीं रही है यहां पे। आपको बात समझ में आई? पहले सरकार कह रही थी 10 साल तक टैक्स फ्री करा लो, तो लोगों को लगा यार 10 साल तक तो लॉस होता है, छोड़ो हटाओ नहीं करना। फिर गवर्नमेंट ने बताया कि 20 साल में 10 साल करा लो, तो लोगों ने सोचा चलो आगे वाला करा लेंगे, कुछ दिन चलाइए। फिर लोगों को लगा कि नहीं ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि पहले साल के जो लॉसेज होते हैं इनिशियल ईयर्स के, वो आगे चल के एडजस्ट ही हो जाते हैं। तो ठीक है, सारा एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ये सब भी है, तो कुछ लोग कर भी रहे हैं, ऐसा तो ही ना है कि कोई किया ही नहीं, लोगों ने लिया बेनिफिट। जब 10 साल का भी गवर्नमेंट ने दिया तो लोगों ने लिया। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा ले लिया, तो आपको लग रहा है कि अच्छा 10 साल तक तो सचमुच फायदा नहीं हो पाएगा। कुछ लोग का 4 साल बाद फायदा आ जाता है, किसी का 3 साल बाद फायदा आ जाता है। ठीक है, तो लोगों को लगा कि भाई ये भी फायदा नहीं है, तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया कि नहीं चलेगा ये भी, क्योंकि जो लॉसेस होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, फिर वो फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएंगे, तो इनकम नील हो जाएगी। ठीक है, लॉस कैरी फॉरवर्ड का मतलब समझे कि जो लॉस है आने वाली ईयर्स के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो इनकम आएगी वो टैक्सेबल इनकम होगी, तो वो टैक्सेबल इनकम नील हो जाएगी। लोगों को लगा तो टैक्स तो वैसे भी नहीं लगेगा, तो सरकार क्या फायदा दे रही है हमको। तो फिर गवर्नमेंट ने लाया सेक्शन 35 AD, ये लीजिए। सेक्शन 35 AD में गवर्नमेंट ने बताया कि ये बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस है। स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब ये गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर रही है, ये धंधा करो। ये धंधा करोगे तो पता है तुम्हारा पीएल कैसे बनेगा, बड़ा ही सुंदर पीएल बनेगा। इसमें तुमको हम चार्ज करने देंगे सारे रेवेन्यू एक्सपेंस और सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। वाओ, ये देखिए, नॉर्मली आपको ऐसे थोड़ी ना पीएल बनाने को मिलता है। नॉर्मली पीएल कैसे बनता है, हम यहां चार्ज करते हैं टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
और यहाँ चार्ज करते हैं डेप्रीशिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, एसेट्स होते हैं ना, ठीक है, डेप्रीशिएशन ऑन एसेट्स चार्ज होता है। यहां गवर्नमेंट ने कहा कि तुम 35 एडी का अगर बिजनेस कर रहे हो, रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा सब पीएल में चार्ज कर दो, उसके बाद अगर प्रॉफिट बचेगा तब टैक्स लगेगा। तो भैया उसके बाद कहां प्रॉफिट बचेगा, हम मशीन खरीदे 10 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ रुपए पीएल में चार्ज हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली लोगों को 10 करोड़ रुपए का में डेप्रीशिएशन मिलेगा चार्ज करने पीएल में। तो ये गवर्नमेंट ने फायदा दिया कि भाई तुम चाहो तो ऐसे कर लो, एंड दिस वी आर गोइंग टू अलाउ। ठीक है, तो दिस वाज द बेनिफिट विच वाज गिवन बाय गवर्नमेंट। तो लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और कहा कि ठीक है, दिस ये अच्छी बात है और हमें पूरा पूरा खर्चा घटाने को मिलेगा। जब तक ये स्कीम चलेगी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा घटाते रहेंगे। लेकिन अब एक बात समझिए, बहुत सारे लोगों ने यहां टैक्स प्लानिंग शुरू कर दी। कैसे टैक्स प्लानिंग शुरू की? लोगों ने क्या किया कि कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा, ये सब घटा लिया, ठीक है, जिससे उनका प्रॉफिट हो गया माइनस में। ठीक है, प्रॉफिट हो गया माइनस से, तो अब इस माइनस वाली प्रॉफिट को दूसरे पॉजिटिव प्रॉफिट से एडजस्ट कर दिया, जिससे उनका क्या हो गया, टैक्स लायबिलिटी कम हो गई। मैं समझाता हूं। उन्होंने क्या किया, 100 करोड़ रुपए की एक एसेट खरीदी, ठीक है, रेवेन्यू खर्चा छोड़ देते हैं जो भी है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से कोई रेवेन्यू हुआ ही नहीं था पहले साल, अभी बिजनेस स्टार्ट किया, जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ वो पीएल में चार्ज करना था, तो यहाँ पे लॉस आ गया, बाई लॉस 100 करोड़ रुपया, ठीक है। उसने मशीन नई नई रखी हुई है, उसको वो धंधा करना भी नहीं था, झूठ मूठ का ये कहा कि हम धंधा करेंगे ये वाला स्पेसिफाइड बिजनेस, और मशीन खरीद लिया, ठीक है। अब ये मशीन 100 करोड़ रुपए की उसने खरीद ली, और उसने एक दूसरी कंपनी से जो वो बिजनेस कर रही है, जिसके लिए मशीन काम की है, उससे बात किया कि ये मशीन खरीदोगे, नई खरीदे हैं, कुछ भी इसमें एक भी दिन यूज नहीं किए हैं, ठीक है। उसने उसको 98 करोड़ रुपए का बेच दिया। कितने का घाटा हुआ? सिर्फ 2 करोड़ रुपए का घाटा हो गया, ठीक है। अब देखिए, उसने लॉस बुक किया, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके लॉस आ गया 100 करोड़ रुपए का। ऐसे तो उसका 2 ही करोड़ रुपए का घाटा है, अकाउंट्स के हिसाब से बात कीजिए तो 100 करोड़ का घाटा हो गया। उसका एक दूसरा बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट है उसका 150 करोड़, ठीक है, उसमें से उसने इस लॉस को एडजस्ट कर दिया 100 करोड़ रुपए, जिससे उसका प्रॉफिट हो गया 50 करोड़ रुपए। यानी 100 करोड़ रुपए का 30%, उसको 30% टैक्स देना होता है, तो 150 करोड़ का 30% देने के बजाय वो सिर्फ 50 करोड़ का 30% दे रहा है, 100 करोड़ का 30% टैक्स बचा लिया वो, यानी 30 लाख रुपया, अरे 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए का वो टैक्स बचा लिया। और उसको घाटा कितना का हुआ था? 2 ही करोड़ रुपए का, 28 करोड़ रुपए के फायदे में है ये देखिए, लोग धंधा करके प्रॉफिट नहीं कमा पाते, बिना धंधा किए 28 करोड़ रुपए कमा लिया। सरकार बोली कि ये धंधा करना है, स्पेसिफाइड बिजनेस है, देश को जरूरत है, कहा हम करेंगे, ठीक है। मशीन खरीद लिया, उठा के मशीन बेच दिया, बिजनेस में लॉस हो गया, लॉस को अपने दूसरे प्रॉफिट से, बड़े लोग हैं ना ये लोग, दूसरा धंधा कर रहा था उसमें जबरदस्त प्रॉफिट है, ठीक है, वहां से मारा एडजस्ट प्रॉफिट को, टैक्स लायबिलिटी हो गई कम, तो 100 करोड़ रुपए का घाटा किया था, 30 करोड़ रुपए का टैक्स बचा लिया, और मशीन को बेच दिया 98 करोड़ रुपए में, या 2 करोड़ का घाटा, टोटल 28 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट में चल रहा है। सरकार कहेगी अरे ये सब तो हद कर दिए एकदम, हम थोड़ा सा आगे क्या बढ़े, इनको फायदा देने के लिए कैपिटल चार्ज कर लो, रेवेन्यू चार्ज कर लो, ये तो मेरी बैंड बजा दिए सब। यस, दिस वाज एक्चुअली हैपनिंग। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा बहुत हो गया नाटक, बहुत हो गया सम्मान, अब करेंगे बिजनेसमैन आपका अपमान। देखिए, एनी सम रिसीव्ड रिसीवेबल इन कैश और काइंड, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट बीइंग डिमोलिश, डिस्ट्रॉयड, डिस्कार्डेड, ट्रांसफर्ड, आप डिमोलिश कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डिस्कार्ड कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, जिसका पूरा खर्चा आपको 35 एडी में मिला था, तो वो पीजीबीपी की इनकम हो जाएगी। सरकार ने कहा 98 करोड़ रुपया तुम्हारी पीजीबीपी की इनकम है। लो भैया, 98 करोड़ रुपया 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। जिस टैक्स को बचाने के लिए हम यही ना बचाए थे, 100 करोड़ रुपए का टैक्स बचाए थे, तो 2 करोड़ रुपया ये घुस गया मेरा घाटा, 98 करोड़ का 30% देना ही है, तो हम तो उल्टे घाटे में ही हो गए अब, ठीक है। 98 करोड़ का 30% देना पड़ेगा ना, यहां पे हम 30 करोड़ रुपए बचाए थे, अब 98 करोड़ का 30% दीजिए आप, 2 करोड़ रुपया घाटा हो चुका है और 98 करोड़ का 30% हम देंगे, राइट। तो जितना टैक्स सेविंग हुई थी उससे ज्यादा पैसा अब निकल गया हमारा। तो इसीलिए सरकार ने ऐसा किया कि कोई भी जिसका इरादा है बेचने का,
ठीक है, अब हम ये सोच के कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकते कि एसेट बेच देंगे, क्योंकि अगर बेचेंगे तो उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा हमको, जितना पैसा आएगा, ठीक है, द सम रिसीव्ड, पूरा पैसा। वो लॉजिकल भी है। अब सोचिए, जब आपने 1 करोड़ की मशीन खरीदी तो सरकार कह रही है 1 करोड़ रुपया पीएल में चार्ज कर लो, खर्चा है। तो भाई अगर मशीन को हम उसी मशीन को 1 करोड़ वाली मशीन को 98 लाख में आज बेच रहे हैं, तो 98 लाख रुपए मेरी इनकम होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए भाई, होगी। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए, टैक्स प्लानिंग समझ में आई हो नहीं आई हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देखिए, ये सब भूमिका बना के आपके दिमाग पे कॉन्सेप्ट को हम बैठा देते हैं, और जब कॉन्सेप्ट बैठ चुका है तो उसकी बैकग्राउंड कहानी नहीं भी याद है तो भी चलेगा। बैकग्राउंड कहानी चाहिए कॉन्सेप्ट को अंदर डालने के लिए आपके दिमाग में, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट अंदर चला गया और आपका दिमाग एकदम संतुष्ट है, कह रहा है बस पूरी बात समझ में आ रही है, एकदम सही बात है, बस उसके बाद बैकग्राउंड कहानी चली भी जाए ना तो टेंशन नहीं है। हमें समझ में आ गया कि सेक्शन 35 AD के तहत कैपिटल खर्चे का पूरा डिडक्शन मिल जाता है, एसेट खरीदते हैं पूरा खर्चे की तरह चार्ज करने को मिलता है, तो जब बेचेंगे तो जितने का बेचेंगे वो इनकम कहलाएगी। क्लियर बात है। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट। Any profit or gains arising from conversion of inventory into capital asset or its treatment of capital asset shall be charged as business income। कह रहा है कोई भी प्रॉफिट और गेन अराइज होता है फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट। आपने अपनी इन्वेंट्री को ना अपनी कैपिटल एसेट बना दी, मतलब अपनी इन्वेंट्री को, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड को आपने फिक्स्ड एसेट बना दिया, ठीक है, तो इसको हम बिजनेस इनकम कहेंगे। एंड फॉर दिस पर्पस FMV ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द एसेट शैल बी डीम्ड टू बी इनकम। आइए समझाता हूं। आई एम अ ट्रेडर ऑफ AC, मैं AC का ट्रेडर हूं, तो AC मेरे लिए क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है। लेकिन मुझे ना अपनी ऑफिस में एक AC इंस्टॉल करनी है, मुझे ऑफिस में AC इंस्टॉल करानी है, मतलब ऑफिस के लिए एक AC चाहिए। तो जल्दी बताइए, बाहर से कहीं खरीदने जाए? अरे हम खुद AC बेचते हैं यार, तो हम अपने ही स्टॉक से निकालेंगे एक AC और लगा देंगे अपनी ऑफिस में। हम AC के डीलर AC बेचते हैं, तो यही स्टॉक इन ट्रेड हमने क्या किया, अपनी ऑफिस में इंस्टॉल करा दिया। तो ये क्या बन गया? अब मेरा फिक्स्ड एसेट बन गया, मेरा स्टॉक इन ट्रेड मेरा फिक्स्ड एसेट बन गया। अब क्या कह रहा है यहां पे लॉ? ये AC की कॉस्ट पता है कितनी थी? जब मैं स्टॉक इन ट्रेड खरीदा था तो ये AC की कॉस्ट थी 40,000 रुपया। लेकिन जिस दिन मैंने इसको फिक्स्ड एसेट बनाया, पता है इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू ये है 50,000 रुपया, ठीक है। तो इनकम टैक्स क्या कह रहा है? कह रहा है क्या प्रॉफिट हो जाएगा, क्या टैक्सेबल हो जाएगा, क्या हो जाना चाहिए? 40,000 रुपए की AC थी, जिस दिन फिक्स्ड एसेट बनाया उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए थी। कितनी इनकम हो जानी चाहिए? आप कहोगे सर 10,000 रुपए इनकम हो जानी चाहिए। भाई 40,000 की AC थी, जिस दिन अपना एसेट की तरह इंस्टॉल किए 50,000 की है, तो 10,000 इनकम हो जानी चाहिए। ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है, फॉर दिस पर्पस FMV ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द एसेट शैल बी डीम्ड टू बी इनकम। जो FMV है वही इनकम कहलाएगी, इनकम ये हो जाएगी। ये कह रहा है इनकम है। बस दिक्कत यहीं पे आ जाती होगी आपको कि सर ये क्या नाटक है, 50,000 रुपया मेरी इनकम कैसे बन गई? तो आइए समझाते हैं आपको। ये देखिए कंपनी का PL, इस कंपनी के PL में ओपनिंग स्टॉक में ये AC पड़ी हुई थी जो 40,000 रुपया लिखा है, ओपनिंग स्टॉक में इन्वेंट्री थी ना इसकी, ठीक है। अब जब हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो क्या क्लोजिंग स्टॉक में ये इन्वेंट्री होगी 40,000 की? नहीं होगी ना, यहां तो होगी ही नहीं। वो सिर्फ इस इन्वेंट्री की वजह से आपके PL पे क्या इंपैक्ट आया? इस AC की वजह से हमने सारी चीज आउट कर दी, सिर्फ एक AC की बात कर रहे हैं, बाकी सब हटा दिया। AC वो ओपनिंग स्टॉक में था 40,000, क्लोजिंग स्टॉक में वो नहीं आया। इसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा? सिर्फ इस AC की वजह से इंपैक्ट ये है कि मेरे बुक्स में 40,000 रुपए का घाटा आ गया, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में 40,000 का घाटा हो गया। तो पहले तो 40,000 रुपया अगर हम प्रॉफिट बोलेंगे तो निल होगा इफेक्ट ऑन PL। अगर हम पहले अब जाके हम 40,000 रुपया प्रॉफिट बोलेंगे तो निल होगा इफेक्ट। लेकिन वो AC 50,000 की है तो 10,000 फायदा तो आपके हिसाब से भी था, ठीक है। 10,000 तो आप भी कह ही रहे थे ना, फायदा हो गया कि 40,000 की AC थी भाई, जिस दिन इंस्टॉल किया एज एन फिक्स्ड एसेट देन इट इज ऑफ 50,000, तो 10,000 का बेनिफिट है, ठीक है।
बट 40,000 रुपये का तो पीजीबीपी में घाटा हो जा रहा है ना इस अकाउंटिंग की वजह से। वो इन्वेंट्री थी मेरी, जैसे ही मेरे वो स्टॉक से वो गया तो उसका इंपैक्ट ये आएगा कि हमको घाटा दिखाई देगा। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 से कम हो जाने का मतलब है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 40,000 रुपये का प्रॉफिट कम हो गया। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप ऐसे समझे तो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 से कम हुआ तो मेरा प्रॉफिट 40,000 से कम हो गया होगा। तो पहले तो 40,000 रुपये अगर हम प्रॉफिट बनाएंगे तो कंपनसेट होगा, प्रॉफिट पे इंपैक्ट नील आएगा, प्रॉफिट पे इंपैक्ट नील होगा। और 10,000 रुपये का आपका कहना था प्रॉफिट है ही है, तो इसलिए 50,000 प्रॉफिट करना पड़ रहा है। अब बात समझ में आई? ये अकाउंटिंग की वजह से। तो आप बस ऐसे याद रख लीजिए, आप याद रखने के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसाने के लिए, फिर तो बस रखना है, ठीक है। तो इन्वेंट्री को अगर हम कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करेंगे तो जो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही क्या बन जाएगी? आपकी पीजीबीपी की इनकम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डीएलएफ ऑफिसेस बना के बेचता है, ऑफिसेस सेल करता है। तो ये जो ऑफिस होती है ना, डीएलएफ भाई रियल एस्टेट कंपनी है, तो ऑफिस इसकी जो ये बनाता है वो इसके लिए स्टॉक इन ट्रेड होती है, ठीक है। उसने किसी लोकेलिटी में 10 ऑफिस बनाई, उसमें से एक ऑफिस अब ये चाहता है कि अपनी डीएलएफ की ऑफिस बना ले उसको, ठीक है। कुछ एम्प्लॉइज एक्सपेंशन वगैरह हुआ था, उस एरिया में ऑफिस खोलने का मन था, तो उसने इसी ऑफिस को अपनी एसेट बना ली, ठीक है। जिस दिन ऑफिस बना के तैयार किया था तो स्टॉक इन ट्रेड में वो 1 करोड़ रुपए का दिख रहा था, लेकिन जिस दिन उसने अपनी ऑफिस बनाई उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पता है कितनी थी? उस दिन उसकी फेयर मार्केट थी 1,80,00,000, 1.8 करोड़। तो अब जल्दी से बताइए इनकम कितनी हो जाएगी? इनकम कितनी हो जाएगी डीएलएफ कंपनी की? दिस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1,80,00,000 इज इनकम ऑफ डीएलएफ पीजीबीपी की। राइट, क्लियर हो गया ये भी? चलिए अब ये शानदार वाला पॉइंट आ रहा है, एकदम शानदार जानदार। पॉइंट नंबर 12, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन। अब ये स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन क्या होता है? उसको कहते हैं स्पेक्यूलेशन इनकम। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन से जो इनकम आती है उसको कहा जाता है स्पेक्यूलेशन इनकम। कौन कौन सी हेड की इनकम होती है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। पीजीबीपी का सब हेड होता है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन कैपिटल गेन के 2 सब हेड होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब मैं समझाता हूं क्या होता है। जैसे पीजीबीपी हेड में जैसे भी आपके जितने नॉर्मल बिजनेस होते हैं पहले उनकी इनकम लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए मेरा मेडिकल शॉप है तो मेडिकल स्टोर की इनकम लिखेंगे हम, जो भी है, ठीक है। फिर मेरा एक गारमेंट शॉप है तो गारमेंट शॉप की इनकम लिखेंगे, जो भी है, ठीक है, पीजीबीपी में। तो इस तरीके से जितनी नॉर्मल बिजनेस इनकम होती है उसको लिख देते हैं, और उसके बाद यहीं पे एक सब हेडिंग दी जाती है, वो पीजीबीपी के अंदर ही होता है, स्पेक्यूलेशन बिजनेस, और उसकी इनकम लिखते हैं, ठीक है, और फिर टोटल करके बाहर ले आते हैं। मतलब ये पीजीबीपी का सब हेड ही है, लेकिन नॉर्मल बिजनेस के बाद एक सब हेडिंग दी जाती है स्पेकुलेशन बिजनेस, और उसके अंदर स्पेकुलेशन की इनकम लिखी जाती है। याद रहेगा आपको? अब ये स्पेकुलेशन इनकम आती कहां से है? स्पेकुलेशन इनकम आती है शेयर मार्केट से। स्पेकुलेशन इनकम आती है शेयर मार्केट से, ठीक है। जो शेयर मार्केट होता है उसमें इक्विटी की ट्रेडिंग होती है और कमोडिटी की होती है। हाँ, इक्विटी की ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है। पहले मैं आपको बताता हूं इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, अब जिन लोगों को शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता है ना, उनको तो आज बड़ा आनंद आ जाएगा, ठीक है, मजा तो आएगा ही भाई। शेयर मार्केट में ना सबका भरपूर इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तो सिर्फ टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगा। हालांकि अगर आपका ये सब पढ़ने के बाद स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट खूब जनरेट हो जाए, ठीक है, तो यू शुड गो फॉर स्टॉक मार्केट कोर्स। हमारे ऐप पे, वेबसाइट पे study@home.org और study@home लर्निंग ऐप पे स्टॉक मार्केट का कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। ये करीब 22-23 घंटे का कोर्स है, जिसमें मैं बेसिक से स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है, लिस्टिंग कैसे होती है,
स्टॉक का सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब कुछ क्या होता है, मतलब फंडामेंटल्स कैसे चेक किए जाते हैं, कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, ये सब बताया है। और फिर उसके बाद एक एक चीज की ट्रेडिंग करना दिखाया है, मतलब प्रैक्टिकली मैं बाई कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, ये सब ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है बैठ के लैपटॉप पे, ये सब करके दिखाया है। इस तरीके का प्रैक्टिकल कोर्स हमने तैयार किया है स्टॉक मार्केट का, जिसको मेरे हिसाब से कई हजार बच्चे कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह भी, ठीक है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन्होंने भी हमारे कोर्सेज किए हैं और बहुत सुंदर फीडबैक दिया है, ठीक है। तो आप उस कोर्सेज को कंसिडर कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर प्रमोशन में ही निकाल दिया सर आपने टाइम। तो देखिए, कोई भी चीज आपके काम की है तो बताना मेरा काम है, ठीक है, अदरवाइज और कोई पर्पस नहीं होता। आप ये बात बहुत अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड पर्सन तो मैं हूँ भी नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये आपके काम की चीज़ है तो मैं आपको रेफ़र कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे काम, सोशल काम के अलावा बहुत सारे कॉमर्शियल काम भी करने पड़ते हैं, सो एज टू सस्टेन थिंग्स, राइट। आई हैव अ ह्यूज ऑफिस, आई हैव मोर देन 40 ऑन पेरोल एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, और ये सारे के सारे एक्सपर्ट बंदे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट, तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज इज पार्ट एंड पार्सल टू सस्टेन द सोशल एक्टिविटीज। ये जो आपको सोशल एक्टिविटीज दिखती है ना, ये सस्टेन हो पाती है बिकॉज ऑफ सम और द अदर कॉमर्शियल एक्टिविटी गोइंग ऑन, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर आज मेरा पहला दिन है शेयर मार्केट में, ठीक है, तो यहां तो हमें बताया गया है कि शेयर मार्केट की कौन सी इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा, कौन सी इनकम पीजीबीपी में आएगी। तो मुझे पहले आपको शेयर मार्केट में ना कैसे कैसे इनकम आती है, कौन सी इनकम आती है, उसका नाम बताना पड़ेगा, तो फिर उस इनकम की टैक्सेबिलिटी बताएंगे आपको। तो अगर आज मेरा शेयर मार्केट के लिए पहला दिन है, तो सबसे पहले तो मैं जाऊंगा और एक डीमेट अकाउंट खुलवाऊंगा। क्या आपको मालूम है कि शेयर की ट्रेडिंग बिना डीमेट अकाउंट के नहीं हो सकती? यू नीड टू हैव अ डीमेट अकाउंट, इसी में शेयर्स आएगा जाएगा, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है, जैसे बैंक में आप खाता खुलवाते हो तो पैसा उसमें से जाता आता है, वैसे ही ये डीमेट अकाउंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है जिसमें शेयर आया जाएगा। एक जमाना होता था जब शेयर के सर्टिफिकेट कंपनी प्रिंट करके देती थी, अब वो जमाना चला गया, अब शेयर के सर्टिफिकेट नहीं मिलते, आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदोगे आपके डीमेट अकाउंट में आएगा, ठीक है। हम डीमेट अकाउंट खुलवाने कहाँ जाएंगे? तो आज मार्केट में बड़े सारे ब्रोकर है, सारी बैंक भी मोटा मोटी खोलती है। एचडीएफसी बैंक में जाके खोल सकते हो, आईसीआईसी बैंक में खोल सकते हो, एसबीआई में जाके खोल सकते हो, दुनिया भर के अलग से ब्रोकर हैं, एंजल वन में खोल सकते हो, ज़ेरोधा में खोल सकते हो, अप स्टॉक्स में खोल सकते हो, ऐसी बहुत सारी कंपनी बहुत हैं, ठीक है, जो आपके डीमेट अकाउंट खोलती हैं। ये सभी जो ब्रोकर होते हैं ये एक एजेंसी लेके बैठे हुए हैं, किसकी? एनएसडीएल की या फिर सीडीएसएल की, इनकी एजेंसी लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। यानी वो एजेंट है, ब्रोकर है, ठीक है। ये खाता आपका कहां खुल रहा है? या तो जैसे मान लीजिए आप आईसीआईसीआई में जाके एक डीमेट अकाउंट खुलवाए, तो उसके पास एजेंसी या तो एनएसडीएल की होगी या सीडीएसएल की होगी। अगर एनएसडीएल की एजेंसी होगी तो आपका खाता एनएसडीएल में खुला है, आपका डीमेट अकाउंट एनएसडीएल में है, ठीक है। या फिर अगर उस आईसीआईसीआई बैंक ने सीडीएसएल की एजेंसी ले रखी होगी तो आपका खाता सीडीएसएल में। यानी खाता खुलता इन्हीं दो जगह से है, लेकिन इसके ब्रोकर मार्केट में कई सारे हैं, आप कहीं से भी जाके खुलवा सकते हैं। आप एनएसडीएल सीडीएसएल जाके नहीं खुल पाएंगे, वो रिटेल अकाउंट नहीं खोलते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एनएसडीएल और सीडीएसएल डीमेट अकाउंट खोलने का चार्ज लेते हैं। यानी जैसे आप आईसीआईसीआई बैंक में जाओगे, ठीक है, और आप अपना डीमेट अकाउंट खोलोगे, तो आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है आपका डीमेट अकाउंट फ्री खोल दे, डीमेट फ्री। आज मार्केट में यही चल रहा है, सारे डीमेट फ्री खोल रहे हैं, ठीक है। कुछ पे ले लेते हैं जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं उसके नाम पे, लेकिन इतना ह्यूज कंपटीशन हो गया है ना इस मार्केट में कि अब डीमेट फ्री खोलते हैं। एनएसडीएल सीडीएसएल चार्ज लेते हैं डीमेट अकाउंट खोलने का, इसकी एजेंसी लेके बैठे हैं ये। यानी आप जब खुलवाओगे आईसीआईसी बैंक को तो पैसा कितना दोगे? अंडा। आईसीआईसी बैंक इसको कितना पैसा देगा? जो भी इसके चार्ज है 100 200 वटेवर, ये वो पैसा देगा इसको। तो आप कहोगे सर ये घाटा क्यों कर रहा है? आपका फ्री में खोल रहा है और एनएसडीएल सीडीएसएल में एजेंसी लेके बैठा है, उसको पैसा दे रहा है, ये क्या कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आप डीमेट अकाउंट जब खोलोगे तो इसके जरिए शेयर खरीदोगे, इसी खाते में खरीदोगे, और जब खरीदोगे तो ये आपसे ब्रोकरेज चार्ज करेगा, वही कमाएगा।
तो आपको फंसा रहा है, ये ग्राहक फंसाने का तरीका है। फ्री में अकाउंट खोलेंगे, फिर इसमें वो शेयर खरीद बिक्री करेगा तो उस पर कमीशन बनेगा, राइट। ये है धंधा, ठीक है। चलिए, हम आपको पता नहीं क्यों सारी बात लगते हैं बताने। अब आइए, डीमेट अकाउंट खोल लिए हैं, आज मेरा पहला दिन है, घर पे पूजा वूजा करके शुरू कर दिए ट्रेडिंग, ठीक है। मैंने देखा कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, डे 1 फर्स्ट डे मेरा प्यारा पहला दिन, शुभ हो, पूजा वूजा कर चुके हैं। ए लिमिटेड कंपनी के शेयर का भाव चल रहा है 500 रुपया। मुझे लग रहा है ये सही है भाव, खरीद लेना चाहिए। मैंने ए लिमिटेड के शेयर +100 कर दिए एट द रेट ऑफ 500। +100 का मतलब समझे? प्लस का मतलब होता है शेयर खरीदना, माइनस का मतलब होता है शेयर बेचना। ये शेयर में भाषा बोली जाती है, प्लस किया माइनस किया, आपको भी याद रहेगा। +100 एट द रेट ऑफ 500 कर दिया। और देखिए ना मेरी तकदीर, आज पहला दिन था और 5 ही मिनट में शेयर का भाव हो जाता है 510। बस खट से बेच दिया हमने ए लिमिटेड के 100 शेयर माइनस कर दिए एट द रेट ऑफ 510। कितना रुपया बना मेरा? एक शेयर पे 10 रुपया आया, 100 शेयर पे कितना आ गया? 1000 रुपया का बेनिफिट हो गया हमको। लेकिन 1000 रुपया हमको नहीं मिलेगा, इस 1000 रुपये में से कटेगा ब्रोकरेज और कटेगा एक टैक्स होता है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आप शेयर में ट्रांजैक्शन करते हो तो सरकार एक टैक्स लेती है, ये इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं है, अलग टैक्स है। सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन टैक्स है, शेयर की खरीद बिक्री पे टैक्स लगता है। आप कमाए की गवाही से मतलब नहीं है, आपको घाटा भी हो रहा है तो भी खरीदते समय बेचते समय टैक्स देना है। ये पॉइंट में होता है, 0.1% समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इट्स मच लोअर, बट भाई वॉल्यूम सिंस कितना ट्रेड हो रहा है शेयर में आप जानते हो, गवर्नमेंट को बहुत पैसा आता है इससे। तो इसमें से ब्रोकरेज घटा देंगे, एसटीटी घटा देंगे, तो जो बचेगा, मान लीजिए कितना बचा, ब्रोकरेज एसटीटी घटाने के बाद 980 रुपया बचा। तो इसी 980 रुपया को कहा जाता है स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो 100 शेयर हमने लिए, फिर ये 100 शेयर माइनस हुआ, तो क्या ये डीमेट अकाउंट में, जो मेरा डीमेट अकाउंट है, क्या इसमें ये ए लिमिटेड के पहले +100 हुए होंगे शेयर, फिर -100 हुआ होगा, मेरे डीमेट अकाउंट में गया होगा? आंसर इज नो। ये कुछ भी डीमेट अकाउंट में गया ही नहीं है। होता क्या है, डे एंड पे जब स्टॉक मार्केट बंद होता है दिन के अंत पे, तो प्लस माइनस पूरा स्क्वायर ऑफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। जितना खरीदा उतना बेचा तो खत्म हो गया। अगर कुछ बचता तो वो डीमेट अकाउंट पे इफेक्ट करता। आपको बात समझिए, ड्यूरिंग द डे हमने जितना भी परचेज या सेल कर लिया वो आपस में स्क्वायर ऑफ हो जाता है। +100 -100 स्क्वायर ऑफ हो गया, कुछ भी बचा नहीं डे एंड पे, तो डीमेट अकाउंट में वो जाएगा ही नहीं। यानी जब शेयर आपने खरीदा या बेचा तो वो डीमेट अकाउंट को इफेक्ट ही नहीं किया, ना खरीदते समय डीमेट अकाउंट में गया, ना बेचते समय डीमेट अकाउंट से निकला। ये विद इन द डे ट्रांजेक्शन होता है और इस ट्रांजेक्शन को कहा जाता है इंट्राडे ट्रांजेक्शन, इंट्राडे। और इंट्राडे की जो इनकम होती है उसी इनकम को स्पेकुलेशन इनकम कहते हैं। अब आपको याद रहेगा, जो ड्यूरिंग द डे आप खरीद बिक्री करके शेयर में पैसा कमा लेते हैं ना, उसी को कहा जाता है स्पेकुलेशन, जिसमें शेयर की एक्चुअल डिलीवरी होती ही नहीं है। डिलीवरी कब हुई? जब आपके शेयर खाते में आया, डीमेट अकाउंट में। डीमेट अकाउंट में आता ही नहीं है, शेयर की कोई डिलीवरी हुई नहीं, बिना डिलीवरी हुए ही वो बिका गया, राइट। तो यही 980 रुपया मेरा स्पेकुलेशन प्रॉफिट था। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड डे जैसे ही मार्केट खुला, अच्छा मार्केट खुलता बंद कब होता है ये भी तो बता दें। शेयर मार्केट मंडे टू फ्राइडे चलता है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। 9:15 से शुरू होता है और 3:30 तक चलता है, 9:15 से 3:30 तक। तो अगर आपको कोई ऐसा बंदा है ना आपकी जान पहचान का जो 9:15 से 3:30 तक फोन नहीं उठाता है, तो समझ जाइए शेयर मार्केट में लगा है, ठीक है। वो कुछ नहीं देख रहा है, बस देख रहा है भाव क्या चल रहा है। तो 9:15 बजे खुलता है, 3:30 पे बंद हो जाता है। तो 3:30 पे देखा जाता है प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ हो गया, तो कुछ भी डीमेट में नहीं जाता, क्योंकि डीमेट में शेयर जाएगा या डीमेट से शेयर निकलेगा ये 3:30 पे जो आपका पोजीशन होता है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। अब सेकेंड डे मार्केट खुलते ही मैंने देखा कि शेयर का भाव चल रहा है 590 रुपया। मेरी आंखें एकदम खुली हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। 590 रुपया, बताओ कल तो हम कितने का बेच दिए थे? 510 का।
यही अगर आज बेचे होते 590 तो कितना फायदा होता, हम कहें भाव तो बहुत ज्यादा भाग गया है यार, गिरेगा, पक्का गिरेगा। तो मैं सोच रहा हूं कि एक काम करता हूं, मैं ए लिमिटेड का 100 शेयर बेच देता हूं 590 रुपए के रेट से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मैं बेच सकता हूं? मेरे पास है नहीं शेयर, डीमेट अकाउंट खाली पड़ा है मेरा, ठीक है, कल जो खरीदे थे वो बेच ही दिए हैं, क्या मैं शेयर बेच सकता हूं? आंसर इज यस, आप बेच सकते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, डीमेट अकाउंट कोई छूने थोड़ी ना आ रहा है, 100 शेयर डीमेट अकाउंट से थोड़ी ना निकलेगा, आप बेचोगे तो ड्यूरिंग द डे आप खरीद लेना, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा ट्रांजेक्शन, ड्यूरिंग द डे के ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं, डीमेट अकाउंट में जाता आता नहीं है, डे एंड पे जो होता है, अगर हमने बेच दिया और ड्यूरिंग द डे हमने खरीदा नहीं, तब पंगा है, क्योंकि -100 हो गया है तो डीमेट अकाउंट से निकाला जाएगा, डीमेट में आपके है ही नहीं है, तो फिर आपके साथ बड़ा बुरा हाल होगा आपका, ठीक है, उस पर अभी नहीं जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद आपने देखा कि शेयर का भाव 570 रुपया हो गया, आपने कहा यार ये हुई ना बात, +100 570 रुपया, आपको इंतजार भी यही था भाव गिरे, क्योंकि आप बेच रखे हो, आपको खरीदना है, तो खरीदना तो कम रेट पे है, तो 20 × 100 आज तो 2000 रुपया बना भाई साहब, मजा आ गया। लेकिन इसमें से ब्रोकरेज जाएगा, एसटीटी जाएगा, ठीक है, ये एसटीटी गवर्नमेंट को जाता है, ब्रोकरेज जिसके थ्रू आप डीमेट अकाउंट खुलाए, जो ब्रोकर है जिसके थ्रू आप शेयर खरीद बिक्री कर रहे हो, ठीक है, तो मान लेते हैं कि 1960 रुपया आपको नेट मिलता है, तो ये प्रॉफिट कौन सा है? स्पेकुलेशन है। इस ट्रांजेक्शन को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रांजेक्शन, प्लस माइनस बराबर हो गया, इंट्राडे ट्रांजेक्शन है, ठीक है, एकदम मस्त। आइए, अभी 2 दिन तो बड़ा अच्छा गुजरा है, अभी ताजा शेयर की ट्रेडिंग शुरू की है, तीसरे दिन जैसे ही मार्केट खुलता है हम देखते हैं भाव चल रहा है 500 रुपया शेयर का, मस्त, हम तो अरे 500 रुपया का भाव, ये तो बहुत सही भाव हो गया है, खरीद लेते हैं। हमने +100 किया एट द रेट ऑफ 500। अब इंतजार किस बात का है कि भाव बढ़ जाए, पूरे दिन भाव बढ़ता ही नहीं है, कोई बात नहीं, भाव नहीं बढ़ता है तो मुझे 500 × 100 कितना पैसा देना पड़ेगा? 50,000 रुपया हमको ब्रोकर को देना पड़ेगा, 3:30 पे जैसे ही मार्केट बंद होगा 50,000 रुपये मुझे ब्रोकर को देने पड़ेंगे, और मेरे डीमेट अकाउंट में ए लिमिटेड का +100 शेयर आ गया है। चलिए, अब ये डीमेट अकाउंट में आ गया, क्योंकि 3:30 तक मैंने कुछ किया ही नहीं। हाँ भाई, ये चौथा दिन, 4th डे मैंने देखा ए लिमिटेड के शेयर का भाव 550 रुपया हो गया, मैंने माइनस कर दिया -100 एट द रेट ऑफ 500, अरे 550, मैंने माइनस कर दिया 550 के रेट पे, मैं मस्त एकदम 500 रुपए का लास्ट दिन खरीदा था, 550 का बेच दिया, लेकिन कुछ ही देर में मैंने देखा भाव जो है 520 रुपया हो गया, तो मैंने खरीद भी लिया, मैंने ये लिमिटेड का +100 खरीद लिया एट द रेट ऑफ 520 रुपया, ठीक है, मेरे डीमेट अकाउंट में ऑलरेडी 100 शेयर है, कौन से रेट वाला? ₹500 वाला। अब मैं जानना ये चाहता हूं आपसे, जो 550 रुपए का शेयर बिका है वो कौन सा वाला बिका है? ये जो पहले से डीमेट अकाउंट में पड़ा है 100 शेयर, वो वाला बिका है, या फिर ये जो 520 का आज ही खरीदे थे वो वाला बिका है? ये 550 में कौन सा शेयर खरीदा है? तो आप ध्यान दीजिएगा, डे एंड पे स्क्वायर ऑफ किया जाता है पहले ट्रांजेक्शन, डे एंड पे अगर कुछ प्लस या माइनस बचता है तो वही डीमेट अकाउंट पे इफेक्ट डालता है, तो ये हमने माइनस किया पे प्लस कर लिया, तो डे एंड पे सब बराबर हो गया, चौथे दिन का खेल, ठीक है, मुझे 30 × 100 3,000 रुपया बचा, ब्रोकरेज एसटीटी घटा के जो नेट आएगा वो मेरी स्पेकुलेशन प्रॉफिट है, ये मेरी स्पेकुलेशन प्रॉफिट है, लेस ब्रोकरेज लेस एसटीटी, दिस इज माय स्पेकुलेशन इनकम। और ये वाला शेयर अभी भी डीमेट में पड़ा हुआ है, ये यही 500 रुपया के भाव में जो खरीदे थे ना वो वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये 520 वाला शेयर नहीं घुसा है वहां पे, ये 520 वाला शेयर 550 में बिक चुका है आज। समझ में आ रहा है सबको कि ड्यूरिंग द डे प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ हो जाता है, ठीक है, और अगर आपने प्लस किया है तो वो डीमेट अकाउंट में चला जाएगा, नेट अगर कुछ एक्स्ट्रा प्लस कर दिए तो वो डीमेट अकाउंट में चला जाएगा, और माइनस किए हो तो डीमेट अकाउंट से आएगा, ऑब्वियसली प्लस करने के बाद ही आप माइनस कर सकते हैं, बिना प्लस किए आप माइनस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर आपने माइनस कर दिया और आपके पास डीमेट अकाउंट में शेयर नहीं है तो आप प्लस कीजिए, डे एंड के पहले आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। 5th डे, अब मैंने ए लिमिटेड के शेयर
इस दिन भाव बढ़ गया था 580 रुपये हो गया, -100 कर दिया एट द रेट ऑफ 580 और कुछ नहीं किया। तो यही वाला शेयर बिक गया। अब ये 500 वाला शेयर बिक गया, ये वाला सेल हुआ है थर्ड डे। ये वाला शेयर यहाँ पे ये जो सेल हुआ है -100, ये वाला हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 80 × 100 8,000 रुपया। ठीक है, माइनस करेंगे इसमें से ब्रोकरेज, माइनस करेंगे एसटीटी। ये मेरी कौन सी इनकम है? ये मेरी कौन सी इनकम है? अब ये इनकम कैसे होती है? अब छोड़ दीजिए, अभी ब्रोकरेज एसटीटी माइनस करेंगे क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स बात हम करने वाले हैं। अब ये मेरी इनकम कौन सी है? ये इनकम मेरी हो सकती है या तो पीजीबीपी और या फिर कैपिटल गेन, ये दोनों में से कोई भी हो सकती है। अगर आप विद इन द डे बेचते हो, इंट्राडे, वो स्पेकुलेशन प्रॉफिट होता है। स्पेकुलेशन सब हेड है पीजीबीपी का। अब जब हम यहाँ पीजीबीपी बोलते हैं तो मेन हेड पीजीबीपी बोल रहे हैं। मतलब जहां पे आप बाकी इनकम लिखते हो पीजीबीपी के अंदर, जैसे हमने दिखाया था आपको, पीजीबीपी के अंदर आप लिखते हो मेडिकल शॉप, गारमेंट शॉप, तो यहीं पे आप शेयर वाला भी लिखोगे। और स्पेकुलेशन में इंट्राडे वाला है, इसको कहा जाता है इंटरडे। ये शेयर का इंटरडे वाला यहां लिखोगे, ये मेन बिजनेस के साथ जाएगा। ठीक है, तो या तो ये पीजीबीपी होगा और या कैपिटल गेन होगा। तो अब डिपेंड करता है कब पीजीबीपी और कब कैपिटल गेन। अगर आप शेयर को इन्वेंट्री कहते हो, अगर आप कहते हो कि जो शेयर है ना वो मेरे लिए इन्वेंट्री है, शेयर मेरे लिए इन्वेंट्री है, तो आपकी जो इनकम होगी वो होगी पीजीबीपी। लेकिन आप कहते हो नहीं भाई, शेयर मेरे लिए कैपिटल एसेट है। इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ? जब हम कहते हैं यार हम तो शेयर किसी भी कंपनी का खरीदते हैं इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करते हैं, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, धकाधक बेचते हैं। अच्छा, सेम डे की बात नहीं हो रही, सेम डे बेच दोगे तब तो स्पेकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, हम धकाधक बेचने का भी मतलब है आज खरीद के कल बेचेंगे, परसों बेचेंगे, बेच देते हैं, हम जल्दी जल्दी बेचते हैं। मेरा बहुत बड़ा मकसद नहीं होता कि उसको कैपिटल एसेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करें कि हम खरीद के उसको रखे हुए हैं फिर बहुत लंबे समय पे बेचेंगे, ये सब नहीं है। अगर ऐसा होता है कि आपके लिए वो कैपिटल एसेट है तो आपकी इनकम कैपिटल गेन कहलाती है। और आप कहते हो नहीं मेरे लिए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक किस चीज को कहा जाता है? जब व्यापारी खरीदता है बेचता है, तो हम रिलायंस कंपनी के शेयर ना व्यापारियों की तरह खरीदते हैं। 500 में खरीदे, 510 में बेच निकालेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर बेच निकालेंगे। अच्छा, देखिए मेरा इंटेंशन वो इन्वेंट्री है। क्या दुकान में भी माल कभी कभी लंबा फंस जाता है, 4 साल 5 साल फंस गया, निकल ही नहीं रहा है? हाँ, वैसे ही मेरा शेयर भी ऐसे कभी कभी हो जाता है कि भाई हम खरीदते हैं, 4 साल तक बेच ही नहीं पाए क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हुआ। 4 साल बाद जाके कहीं अच्छा भाव मिला तब जाके हम शेयर को बेचे। ऐसा हो सकता है? हाँ। तो वो क्या कैपिटल गेन हो जाएगा? नहीं, तो भी पीजीबीपी रहेगा। अरे यार बस आपसे इंटेंशन पूछा जा रहा है, इंटेंशन क्या है? ठीक है, इंटेंशन क्या है? आप इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करते हो या कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट करते हो? अगर आप इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करते हो पीजीबीपी, अगर आप कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट करते हो तो कैपिटल गेन। अच्छा, आपके पास 10 शेयर है, 10 शेयर के लिए अलग अलग इंटेंशन नहीं बता सकते हो कि इसके लिए मेरा इन्वेंट्री इंटेंशन, इसके लिए कैपिटल एसेट नहीं। आप एक बात बताइए, आपके लिए शेयर्स क्या है? ठीक है, अगर आप कहोगे आपके लिए शेयर्स इन्वेंट्री है, ठीक है, मेरा इरादा है कि हम भाई खरीदेंगे तो बेच देंगे जो जब भी प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको शेयर्स पे जो भी गेन होगा, ठीक है, इंटरडे वाला, इंट्राडे का नहीं, इंटरडे वाला, तो आपकी इनकम हमेशा क्या कहलाएगी? पीजीबीपी। और अगर आप कहते हो नहीं भाई हम तो एक इन्वेस्टर है, मेरे लिए ये कैपिटल एसेट है शेयर्स, तो आपकी जो भी शेयर की इनकम आएगी वो कैपिटल गेन कहलाएगी इंटरडे वाली। इंट्राडे वाली चाहे आप कुछ भी बोलो, आपकी इनकम कौन सी है? स्पेकुलेशन। राइट, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब बात क्या आ रही थी, हम यहां पे बोलते बोलते रुक गए। 8,000 माइनस ब्रोकरेज माइनस एसटीटी करके इनकम निकलती है पीजीबीपी। लेकिन अगर कैपिटल गेन की इनकम निकालनी होगी तो वो होगा सिर्फ 8,000 माइनस ब्रोकरेज, ये कैपिटल गेन की इनकम है। यानी कैपिटल गेन की इनकम निकालते समय एसटीटी नहीं घटता है, जबकि पीजीबीपी की इनकम निकालते समय या स्पेकुलेशन की इनकम निकालते समय एसटीटी भी घटाने को मिलता है या एसटीटी घटाने को नहीं मिलता है। बस 8,000 में से ब्रोकरेज घटाइए, जो आया वही कैपिटल गेन है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरडे में इनकम कौन सी होती है? स्पेकुलेशन। इंट्राडे में इनकम कौन सी हो सकती है? कैपिटल गेन या पीजीबीपी। अब आइए एक चार्ट बनाइए आप।
लिखिए शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में दो चीज़ों में ट्रेडिंग होती है, एक तो इक्विटी की ट्रेडिंग हो रही है, इक्विटी की खरीद बिक्री हो रही है, दूसरा कमोडिटी की हो रही है। अभी मैंने कमोडिटी की बात ही नहीं की, अभी इक्विटी की बात की है। इक्विटी में भी दो तरीके का डिफरेंट मार्केट होता है, दो डिफरेंट मार्केट होता है। एक हो गया आपका स्पॉट मार्केट और दूसरा हो गया एफ&ओ मार्केट। अभी जो मैं बात कर रहा था उसको स्पॉट मार्केट कहा जाता है। अब स्पॉट मार्केट में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है इंट्राडे और दूसरा होता है इंटरडे। इंट्राडे की जो भी इनकम होती है वो होती है कौन सी? इंट्राडे की जो इनकम होती है वो होती है स्पेकुलेशन। और इंटरडे की जो इनकम होती है वो दो प्रकार की होगी, या तो वो होगी पीजीबीपी और या तो होगी कैपिटल गेन। पीजीबीपी कब? व्हेन यू आर इन ट्रेडर, एंड कैपिटल गेन कब? व्हेन यू आर इन इन्वेस्टर। अब क्या कहते हो अपने आप को, एक ट्रेडर बोलते हो शेयर का या इन्वेस्टर बोलते हो शेयर का? ठीक है, आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है, आप जो बोलोगे वो इनकम टैक्स मान लेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इनकम टैक्स चैलेंज नहीं करेगा कि आप ये हो वो हो, जो आप कहोगे वो मान लेगा। आप बोलिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में यू आर इन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कंसिडर किया जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं ट्रेडर हूं तो आपको ट्रेडर कंसिडर किया जाएगा और अकॉर्डिंगली आप इनकम निकाल देंगे। ठीक है, नाउ इफ इट इज एफ&ओ। अब ये एफ&ओ क्या होता है? शेयर मार्केट तो स्पॉट मार्केट आप समझ गए, ये एफ&ओ एक अलग किस्म का मार्केट है। ये बड़ा वाला जुआ है मेरी नजर में तो। ठीक है, ये बड़ा वाला जुआ है। इसमें शेयर खरीदना और नहीं होता है, एक फ्यूचर के रेट पे ट्रेडिंग होती है। मैं ऐसे बोलता हूं, मैं 3 महीने बाद का रिलायंस खरीद रहा हूं 500 में, खरीदूंगा नहीं। 3 महीने के बाद का रिलायंस खरीद रहा हूं 500 रुपए में। अगर 3 महीने बाद रिलायंस का भाव 500 की जगह 520 रुपया हो गया तो मेरा 20 रुपए का फायदा हो गया, क्योंकि मैंने तो ये बोला था ना, मैं 3 महीने बाद का रिलायंस खरीद रहा हूं 500 में। 3 महीने बाद का रिलायंस खरीद रहा हूं 500 में, तो 3 महीने बाद का रिलायंस तो 500 में मैं खरीद रहा हूं, लेकिन भाव तो 520 है, तो मुझे 20 रुपए का फायदा हो गया, क्योंकि मैं तो 500 का खरीद सकता हूं ना। मैंने ये सौदा किया था, मैं 3 महीने बाद का रिलायंस खरीदूंगा 500 में। और इसके लिए आपको एक मार्जिन मनी जमा करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब 500 रुपए का शेयर है तो मार्जिन मनी 500 रुपया नहीं, 50 रुपया या 100 रुपया ही देना पड़ेगा। तो कम पैसा में ज्यादा बड़ा ट्रेड होता है। और 3 महीने बाद आपको एक्चुअल में 500 का रिलायंस खरीदना नहीं है, खरीदने भी नहीं मिलेगा। अगर रिलायंस का भाव 500 की जगह 480 रुपया हो गया तो आपको 20 रुपया देना पड़ेगा। यानी यहां शेयर नहीं आता, यहां या तो आपको देना पड़ेगा या तो आपको मिलेगा, या तो फायदा होगा या तो घाटा होगा, शेयर नहीं मिलता है यार। तो ये एकदम प्योर जुआ वाला ट्रांजेक्शन। और 500 रुपए की शेयर की खरीद बिक्री करने के लिए आपको 100 ही रुपया देना पड़ता है, बस मार्जिन मनी। और आप एक फ्यूचर रेट पे ट्रेड करते हो। 1 महीने बाद का रिलायंस 500 रुपया का, अब 1 महीने बाद रिलायंस का भाव हो गया 450 रुपया, तो आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। और अगर रिलायंस के शेयर का भाव हो गया 525 रुपया, तो आपको शेयर 25 रुपया मिल जाएगा। शेयर तो किसी हाल में नहीं मिलेगा, मतलब आप खरीद नहीं सकते हो शेयर। तो जो भाव होगा उसके डिफरेंस से फायदा या घाटा डिटरमिन होगा आपका। तो इस वाले मार्केट में जो भी इनकम आती है उस इनकम को कहा जाता है पीजीबीपी। इस वाले मार्केट की इनकम को कहा जाता है पीजीबीपी। अच्छा सर रुकिए रुकिए रुकिए, पहले इक्विटी में एक स्पॉट मार्केट होता है। स्पॉट मार्केट वो जो आप नॉर्मल मार्केट जानते हो, शेयर की खरीद बिक्री नॉर्मल तरीके से करते हैं, 500 का शेयर 500 रुपए में ही मिलता है, वो मार्केट है स्पॉट मार्केट। इसमें अगर आज ही खरीद के आज बेच देते हैं तो उसे कहा जाता है इंट्राडे, और इस पे स्पेकुलेशन होता है। अगर आज खरीद के कल बेचेंगे या 100 साल बाद बेचेंगे, आज खरीद के कल बेचेंगे या 100 साल बाद बेचेंगे, मतलब आज खरीद के आज नहीं बेचेंगे, तो उसको कहा जाएगा इंटरडे। और इसमें दो तरीके का प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं अपने आप को ट्रेडर कहने लग जाऊं तो मेरी इनकम होगी पीजीबीपी की, अगर मैं अपने आप को इन्वेस्टर कहने लग जाऊं तो मेरी इनकम होगी कैपिटल गेन की। अब एक दूसरा मार्केट है जुआ वाला मार्केट शेयर में, एफ&ओ मार्केट, कम पैसा में बड़का ट्रेड। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको जो भी इनकम आएगी वो आपकी पीजीबीपी की इनकम है।
ठीक है, चलिए अब एक दूसरा मार्केट है, ये शेयर से अलग, ये इक्विटी से अलग, कमोडिटी मार्केट। क्या आपको मालूम है कि आप स्टॉक मार्केट में आप इसको शेयर मार्केट की जगह स्टॉक मार्केट लिखते हैं, ठीक है, इक्विटी आप शेयर कोई कहते हैं, स्टॉक मार्केट। कमोडिटी आप हल्दी, धनिया, मर्चा ये सब भी खरीद सकते हैं स्टॉक मार्केट में, इसकी भी ट्रेडिंग होती है। खरीद लीजिए धनिया 100 कुंटल, आपके घर नहीं आएगा धनिया, बस भाव पे खेलो। जैसे अगर आपको लग रहा है ना कि धनिया का भाव बढ़ने वाला है, आप यहाँ खरीद लीजिए कमोडिटी मार्केट में, ठीक है, और जब भाव बिकेगा तो आप बेच देंगे। एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो मार्केट होता है ना कमोडिटी वाला, ये पूरा का पूरा बिना होल्डिंग के होता है, मतलब वो आएगा नहीं, ठीक है, मतलब आप धनिया खरीदें, हल्दी खरीदें, मिर्चा खरीदें, कुछ भी आपके घर पे नहीं आएगा, ये बस आप ऊपर ही ऊपर खरीदेंगे, बेच देंगे, खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब बस भाव का अंतर होता है। जैसे आपने धनिया खरीदा 1 कुंटल, तो बस अब उसका भाव अगर बढ़ गया तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा, घट गया तो आपको देना पड़ेगा। ये भी एक तरीके का कमोडिटी मार्केट भी जुआ ही है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, दुनिया में बहुत इसको इज्जत की नज़र से देखा जाता है, ठीक है, और हम कह रहे हैं जुआ। देखिए जुआ मतलब क्या है, गेम ऑफ रिस्क, इसी को तो कहते हैं, तो हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, हम गेम ऑफ रिस्क कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट अलाउड टू होल्ड एनीथिंग, ठीक है, व्हेन यू आर अलाउड टू होल्ड एनीथिंग आई कंसीडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट, बट यू आर नॉट अलाउड टू होल्ड एनीथिंग, आप खरीद नहीं सकते हैं भाई, ठीक है, अंदाज लगा रहे हैं रेट का बैठ के। तो कमोडिटी भी 2 प्रकार की होती है बच्चों, एक होती है एग्रीकल्चर कमोडिटी, हल्दी, धनिया, मर्चा खरीदिए आप, ठीक है, एग्रीकल्चरल कमोडिटी, और या फिर आप नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गोल्ड, सिल्वर, इन सब में, जिंक, आयरन, इन सब में ट्रेड करते हैं, दोज आर नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी। जो एग्रीकल्चर कमोडिटी में खरीद बिक्री आप करते हो, उसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो होता है स्पेकुलेशन, कोई सिचुएशन नहीं है, बस स्पेकुलेशन। और नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी में जो इनकम आती है वो पीजीवीपी, खेल खत्म, पैसा हजम। ये पूरी कहानी। ये चार्ट अपने दिमाग में बैठा लो, रट लो, ठीक है, कम दिमाग है तो चार्ट रट लीजिए, खेल खत्म हो जाएगा आपका। तो स्पेकुलेशन की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग को यहाँ पे चर्चा की जा रही है इन दोनों की, ठीक है। Income from speculative transaction, however, such speculative business shall be deemed to be distinct and separate from other business. ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन की इनकम जो होती है वो बिजनेस से थोड़ा सा अलग होती है। हाँ, हम बिजनेस के अंदर पीजीबीपी के अंदर एक सब हेडिंग बनाते हैं और वहां पे लिखते हैं स्पेकुलेशन। द टर्म स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ शेयर्स इज सेटल्ड, परचेज और सेल ऑफ शेयर इज सेटल्ड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। शेयर का परचेज और सेल होता है अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, एक्चुअल डिलीवरी कहां से होती है, डीमेट में। डीमेट में जब शेयर आता है ना, तुम कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी आई। और बिना डीमेट के कब हो जाता है, याद करके बताइए, तो इंट्राडे में। तो बस हमने तो कहा इतना दिमाग थोड़ी ना लगाना है, इंट्राडे वाला स्पेकुलेशन है शेयर में, ठीक है। However, it does not cover transaction in respect of trading in derivatives and commodity derivatives. कह रहा है डेरिवेटिव्स में और कमोडिटी के डेरिवेटिव्स में ये नहीं होता है, डज नॉट कवर ट्रांजैक्शन डेरिवेटिव एंड कमोडिटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसको कह रहे हैं, ये एफ&ओ मार्केट को डेरिवेटिव कहा जाता है, लिख दे, ये एफ&ओ मार्केट को डेरिवेटिव कहते हैं, डेरिवेटिव, ठीक है, और इसको यहां पे डेरिवेटिव कहते हैं। तो कह रहा है वो डेरिवेटिव वाला इक्विटी का मार्केट और कमोडिटी का मार्केट वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, मत करो। तो कौन सा बच गया, एक यानी ये वाला भी बच गया, विच इज स्पेकुलेशन। देखिए आपको कुछ चीजें ना याद करनी पड़ेगी, बिकॉज यू डू नॉट हैव दैट नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट। लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कम समय में आपको इतनी जानकारी दे दी ये सब इनकम की, अदरवाइज बच्चे इसको रटते हैं, ठीक है, बच्चे इसको याद करते हैं, इंट्राडे स्पेकुलेशन बस, ठीक है, एग्रीकल्चर कमोडिटी स्पेकुलेशन याद करते हैं बच्चे। मैंने तो फिर भी आपको बहुत मेहनत से बहुत कुछ बता दिया। ऑल्सो इट डज नॉट कवर ट्रांजेक्शन बाय द कंपनी, द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ विच इज द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स ऑफ बैंकिंग। कह रहा है कि अगर एक कंपनी है जिसका बिजनेस ही ट्रेडिंग इन शेयर्स है,
यानी इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, ऐसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट कंपनी कहते हैं जो शेयर खरीदते बेचते हैं, ठीक है। और बैंकिंग कंपनी, तो फॉर सच कंपनीज द इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स एज पीजीबीपी। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है इन्वेस्टमेंट कंपनी है या फिर बैंकिंग कंपनी है, तो ये लोग अगर परचेज ऑब्लिक सेल ऑफ शेयर करते हैं, तो बाकी सब में 3 ऑप्शन आ रहा था ना कि स्पेकुलेशन की इनकम हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, पीजीबीपी हो सकता है, या फिर कैपिटल गेन हो सकता है। कह रहा है ये सब नहीं होता। इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी के केस में परचेज और सेल ऑफ शेयर होगा तो वो हमेशा हमेशा कौन सी इनकम होगी? पीजीबीपी, राइट। सो ये था हमारा चार्जिंग सेक्शन 28, प्यारा सा छोटा सा चार्जिंग सेक्शन 28, जिसमें आपको बताया गया कि पीजीबीपी हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, राइट। ये छोटा सा चार्जिंग सेक्शन पढ़ के मैं तो थक गया, इसलिए मैं यहीं पे ब्रेक लूंगा।